एलएनजेपी हॉस्पिटल ने जो कोरोना के अंदर लड़ाई हुई, इसके अंदर अपनी इस युद्ध के अंदर अपना एक अलग स्थान बनाया इस देश में नहीं, पूरे विश्व में। मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान का तो नंबर 1 है ही। अब ये रिसर्च का विषय है कि दुनिया में भी शायद नंबर 1 हो। आमंत्रित करता हूँ माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी, जोरदार तालियों के साथ। आदरणीय रामनिवास गोयल जी, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे मेंटर श्री सुरेश कुमार जी, सभी एलएनजेपी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज, स्टाफ मेंबर्स और विधानसभा के सभी साथियों। एलएनजेपी हॉस्पिटल ने जो कोरोना के अंदर लड़ाई हुई, इसके अंदर अपनी इस युद्ध के अंदर अपना एक अलग स्थान बनाया इस देश में ही नहीं, पूरे विश्व में। 11,000 से ज़्यादा पेशेंट ठीक होकर घर पे गए हैं। मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान का तो नंबर 1 है ही। अब ये रिसर्च का विषय है कि दुनिया में भी शायद नंबर 1 हो। वो डॉक्टर सुरेश से मैं कहूँगा पता कर लीजिए, शायद नंबर 1 दुनिया में भी हो सकता है। प्लाज्मा थेरेपी जब दिल्ली सरकार ने स्टार्ट की तो सबसे पहला ट्रायल डॉक्टर सुरेश की निगरानी में एलएनजेपी हॉस्पिटल में किया गया। पूरा ट्रायल जो स्टार्ट हुआ था एलएनजेपी हॉस्पिटल में हुआ, और जो फर्स्ट प्लाज्मा बैंक बना, हमने शायद ये 4 जुलाई को स्टार्ट किया, 2 जुलाई को स्टार्ट किया था। वो प्लाज्मा बैंक एलएनजेपी के साथ मिलके आईएलबीएस में स्टार्ट किया गया। सेकंड प्लाज्मा बैंक फिर आईएलबीएस में एलएनजेपी में स्टार्ट किया गया। देखिएगा, ये बीमारी एक ऐसी बीमारी आई जिसके बारे में कैसे ट्रीटमेंट होगा, क्या मैनेजमेंट होगा, कैसे होगा, किसी को कुछ आइडिया नहीं था, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। पर दिल्ली सरकार ने और दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने सबने मिलके नई नई चीज़ें ईजाद की, नए नए तरीके ईजाद किए कि भाई यहाँ से लड़ना है तो फ्रंट पे लड़ना होगा। मुझे याद है जब मैं कोरोना स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में रिव्यू ले रहे थे हम लोग, इटली की खबरें आ रही थी कि वहाँ पर पेशेंट्स सड़कों पर हैं, अस्पताल के अंदर जगह नहीं है। हमने अपना स्टॉक लिया, सारा देखा तो दिल्ली के हॉस्पिटल्स में 1500 पेशेंट थे जो कि सस्पेक्ट या कोरोना पॉजिटिव थे, बट उसमें से पॉजिटिव सिर्फ 300 थे। तो हमने कहा कि 5 गुना पेशेंट एडमिट हो रहे हैं जितने की पॉजिटिव हैं, और हमें बताया गया कि एक दिन में दिल्ली के अंदर 10-10 हज़ार केस होंगे। एक दिन में 10,000 केस, 10 दिन के लिए एडमिशन तो 50,000, और उससे 5 गुना अगर एडमिशन होंगे तो फिर तो 2.5 लाख लोग एडमिट करने पड़ जाएंगे आपको। तब दिल्ली ने दुनिया के अंदर पहली बारी होम आइसोलेशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया कि जो लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको माइनर सिम्टम्स हैं, वो घर पे इलाज कराएं। उनको दिन में 2-2 बारी डॉक्टर्स के फ़ोन जाते थे, हमारे लोग घर पे जाके दवाई दे के आते थे, सारी इंस्ट्रक्शंस दे के आते थे। एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया, 15 मिनट के अंदर शार्प अगर कोई भी दिक्कत है आपको घर पे एम्बुलेंस आ जाती है। पल्स ऑक्सीमीटर हर पेशेंट को घर पे दिया गया कि दिन में आप 2 या 3 बारी ऑक्सीजन चेक कीजिएगा, और हॉस्पिटल्स में बेड का इंतजाम रखा गया। हमने ये इंश्योर किया कि कोई भी पेशेंट सरकारी में जाना चाहे सरकारी हॉस्पिटल में बेड मिलेगा आपको, और प्राइवेट में जाना चाहे प्राइवेट में ही मिलेगा। एलएनजेपी हॉस्पिटल में शुरू के 1-2 महीने थोड़ी दिक्कतें आई, उसके बाद कभी भी ऐसा टाइम नहीं हुआ हमने किसी पेशेंट को मना किया हो। हर पेशेंट को एडमिट किया गया, इमरजेंसी में भी किया गया, आईसीयू में भी किया गया, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी किया गया। दिल्ली के अंदर सबसे पहला ऐसी जगह जहां पर पहले सब कहते थे वेंटिलेटर की जरूरत है, हमने जून में HFNO और बाईपैप खरीदे। तब तक पूरे देश में और दुनिया में इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा, सब कहते हैं वेंटिलेटर फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट है कि अगर आपको सांस लेने में तकलीफ है तुरंत वेंटिलेटर लगा दीजिएगा। दिल्ली सरकार ने इसको चेंज किया, और आज सारी दुनिया मान रही है कि नहीं, वेंटिलेटर इज द लास्ट रिसोर्ट। अगर कोशिश करके देखिएगा, बाईपैप से HFNO से रिवर्स होने के, ठीक होने के चांस ज़्यादा है, और वो काम हमने जून में किया था। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल में भी बहुत सारी चीज़ें आई, जो चीज़ हमने पहले करके दिखाई उन्होंने बाद में उसको माना भी और उसको अपने प्रोटोकॉल में शामिल भी किया। और देश के अंदर सबसे पहला हॉस्पिटल था एलएनजेपी, जिसमें फुल्ली कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया, और देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, 2,500 बेड हमने कोविड के लिए किए। इतना बड़ा हॉस्पिटल कोविड के लिए डेडिकेटेड देश में नहीं, दुनिया में कोई नहीं था, ये तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ।
पूरी दुनिया में इससे बड़ा डेडिकेटेड हॉस्पिटल कोई नहीं था कि जहाँ पर पूरा अस्पताल, इतना बड़ा सेंटर हमने कोविड के लिए डेडिकेट किया। और मैं पूरे स्टाफ के MS सुरेश कुमार जी, इनकी भी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि जब भी मैं इनसे बात करता था, कोई भी बात होती थी, कई बार तो मतलब क्या होता ना, प्रेशर होता था, तो रात को भी घर से आके ये वार्ड में जाके रिपोर्ट देते थे, नहीं ऐसा सिचुएशन है। आपके बहुत सारे डॉक्टर्स ने दिन रात काम किया। डॉक्टर असीम गुप्ता, मैं उनको पर्सनली भी जानता था, उन्होंने भी दिन रात काम किया। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रहे, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के सेवा की। सभी लोगों ने जान जोखिम में डाली, उसके लिए मैं सबको सलाम करता हूँ। आप लोगों ने जो काम किया वो एक मार्गदर्शक की तरह से आने वाली जनरेशन्स को दिखाने के लिए। ये जो कोरोना है, सीखने को आपने फर्स्ट हैंड ही मिला, आपको किसी ने सिखाया नहीं था। 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, 1918 में तो कोई पैदा नहीं हुआ था। 100 साल के बाद, 102 साल के बाद ये कोरोना आया, सेम बीमारी है, परंतु उसका कोई हमारे पास प्रोटोकॉल सेट नहीं था, जिसको कि हमने बहुत हद तक सेट कर लिया। दिल्ली देश के अंदर मुझे लगता है सबसे आगे रहा हर चीज़ के अंदर। हमारे ऊपर लोगों ने काफ़ी आरोप भी लगाए शुरू में कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, उसको हमने बहुत पॉजिटिव लिया। खासतौर से LNJP हॉस्पिटल में बहुत सारी वीडियोस बनी, बहुत सारे ब्रिक बेड्स आए, उसको हमने कभी नेगेटिव नहीं लिया, उसको हमने सुधारने के लिए यूज़ किया। आज LNJP हॉस्पिटल के अंदर हर वार्ड में CCTV कैमरास लगे हुए हैं, सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग यूनिट लगा हुआ है कि आप जाके बैठ के देख सकते हैं कि सब जगह कहाँ हो रहा है। बिल्कुल ओपन सिस्टम है, पेशेंट के घर वालों से बात कराई जाती है। तो मुझे लगता है कि जिस जगह को एक टाइम पर लोगों ने कहा था कि सबसे मतलब वीडियो बनाने की वजह से कि बदनाम जगह हो गई थी, सबसे ज़्यादा साउथ आफ्टर कोई बीमार होता था, दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर से आ रहा है तो कहते हैं LNJP जाना है। जो डॉक्टर साहब ने कही ना बात, वो एम्स को छोड़ के LNJP को याद करता था कि नहीं LNJP में भर्ती होना, LNJP में इलाज कराना है। ये सारा जो हुआ, जो दिल्ली के अंदर हमने इस पूरी बीमारी से, महामारी से निकल के आए, उसके लिए आप लोगों का योगदान बहुत बड़ा रहा है। और मैं चाहूँगा कि अब ये बीमारी परमानेंटली चली जाए। देखिए इसकी 3 बारी पीक आ चुकी है, एक बारी जून में, फिर सितंबर अक्टूबर में, पर जून में आई थी, फिर सितंबर में आई, और उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आई। मैं तो कई बार कहता हूँ कि जो जून में देखो लॉकडाउन चल रहा था, अप्रैल मई जून लॉकडाउन चल रहा था, सब लोग घरों के अंदर थे, सिर्फ गरीब लोग घरों से बाहर थे। आप खुद भी सोच के देखिए, वापस सोच के देखिएगा, तब ज़्यादातर हमारे जो कंजस्टेड एरियाज थे वहाँ से पेशेंट आ रहे थे, जो गरीब लोग थे वहाँ से पेशेंट आ रहे थे, क्योंकि बाकी लोग घरों में थे, लॉकडाउन चल रहा था। जब हमने फर्स्ट सीरो सर्वे करवाया, उसका रिजल्ट आया 25% पॉजिटिव, तो हमें लगा कि काफ़ी हद तक इसका मतलब लगता है डाउन हो जाएगा। बट जब डिटेल शीट मंगाई मैंने, तो डिटेल शीट में पता लगा कि जो कोठियों में रह रहे हैं, मैंने सरस्वती यार को चेक किया, एक भी पेशेंट नहीं था, 1000 घरों में एक भी पेशेंट नहीं आया। तो हमने कहा इसका मतलब आइलैंड्स बन गए हैं। जितने भी पेशेंट थे जो उस टाइम पर थे, सारे के सारे एक तरह की आबादी से थे। फिर दूसरी वेव आई सितंबर में, वो सितंबर वाली वेव थी कि जो हमारे उससे ऊपर गांव थे, जनता फ्लैट थे और थोड़े से अनऑथराइज्ड कॉलोनीज थे, उसमें था। उसके बावजूद भी दिल्ली का एक सेक्शन बिल्कुल अलग था, जिसको कोरोना नहीं हुआ था। अक्टूबर में जब नवरात्रे स्टार्ट हुए, उसके बाद से अचानक लोग एकदम से घरों से निकले, काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगा कि बच गए हैं, जो भी हुआ। उसके बाद एक वेव फिर से आई अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। तो दिल्ली के अंदर जो तीनों सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे, तीनों को मतलब 3 बारी 3 वेव आ चुकी हैं, और मुझे लगता है कि अब तीनों वेव तीनों सेक्शन को कवर कर चुकी हैं। तो अब मुझे लगता है दोबारा से नहीं आने चाहिए। अब ये पेंडेमिक नहीं एंडेमिक बन गया है। केस तो खत्म नहीं होंगे, जैसे बाकी बीमारियां चल रही है ये भी चलती रहेगी, पर वो खतरा मुझे लगता है बहुत हद तक खत्म हो गया है कि फिर से हजारों केस रोज, एक दिन था 8600 केसेस एक दिन में आए थे। आज पिछले 2 महीने में इतने केस नहीं आए जितने एक दिन में थे। पर 2 महीने के अंदर उतने केस नहीं जितने एक दिन में होते थे। जितने एक दिन में डेथ हुई, उतनी डेथ 2 महीने में नहीं हुई। तो इसका मतलब अब इससे हमें मानना पड़ेगा कि थोड़ा हम बच गए हैं, परंतु साथ ही साथ हमें अभी भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। मास्क
पब्लिक के अंदर मास्क लगाने की ज़रूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़े दिन और चलाएंगे तो मुझे लगता है ये वायरस परमानेंटली, जो कहते हैं ना, जिसको रास्ता ही नहीं मिलेगा तो कहते हैं इसको छोड़ के चले जाओ, कहीं और चले जाते हैं, हिंदुस्तान छोड़ के चला जाएगा। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें एक इम्यूनिटी की बहुत बात की जाती है कि अगर मान लो आ भी जाए थोड़ा बहुत तो इम्यूनिटी बड़ा काम करती है। इम्यूनिटी का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो चीज़ है, इम्यूनिटी बस्टर और इम्यूनिटी बूस्टर, वो है आपका खुश रहना। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपकी इम्यूनिटी एकदम से डाउन हो जाएगी, और अगर आप खुश हैं तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। मैं दूसरी तरह समझाता हूँ। आपने बहुत सारे जानवर देखे होंगे, देखें? वो उधर कह रहे नहीं देखे, चाहे कुत्ते होते हैं, बिल्ली होते हैं, अलग अलग है, गाय भैंस, सब कुछ देखा होगा। सभी जानवरों में मतलब गुस्सा भी आता है, रोते हुए भी देखा होगा, आंसू भी आते हैं। परंतु दुनिया में सिर्फ एक जानवर है जो हंस सकता है। जानते हो कौन? हाँ जी, कौन है? सिर्फ इंसान है। अकेला जानवर है जो हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है। और इसका उल्टा भी कर लो, जो हंसता नहीं है, जो मुस्कुराता नहीं है, तो वो क्या है? अभी तक डार्विन के सिद्धांत के अनुसार वो कहीं पीछे रह गया है। तो अपने आप को प्रूव करके दिखाते रहिए कि मैं इंसान बन चुका हूं। तो इसलिए हंसते भी रहिए, मुस्कुराते भी रहिए। उससे फायदा क्या होगा कि सामने वाले की इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी, आपकी भी बढ़ जाएगी। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशी खुशी काम करते रहिएगा। और जितने आप खुश रहेंगे, मुझे लगता है ये कोरोना दूर रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।